हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हरियाणा। स्पेशली हरियाणा बोर्ड, भिवानी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, जैसे कि कल साइंस का पेपर है तो 30 मार्क्स का जो है हमारा पेपर 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे 30। तो इसमें से बच्चों 10 से 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में जो दिए होते हैं वो आएंगे। सैम्पल पेपर में भी आप अगर देखोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं। तो 30 या 40 क्वेश्चन हैं, आराम से करवा रहा हूँ बच्चों। ये करें और देखें कि आप मतलब कि बहुत फ़ायदा मिलने वाला है कल होने वाले पेपर के अंदर, कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर इनमें से आपको मिलेंगे और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, पहले पार्ट से ये चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर में से आएगा अपना ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बच्चों देखो, बड़ा कंफ्यूज कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। असत्य यानी कि रॉन्ग कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ सीखनी है वो ये सीखनी है कि उपचयन होता कौन सा है, अपचयन होता क्या है। तो इसमें बच्चों उपचयन होता है जब किसी चीज़ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ऑक्सीजन हटना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। वास्तव में अगर हम पूरी रासायनिक अभिक्रिया देखें तो लेड ऑक्साइड से, लेड सीसा, लेड होता है सीसा से ऑक्सीजन हट रही है तो इसका हो रहा है अपचयन। मैं टिक मार्क कर देता हूँ किसका, इसमें से ऑक्सीजन हट रही है तो इसका अपचयन हो रहा है। और कार्बन का हो रहा है उपचयन, कार्बन का हो रहा है उपचयन। सही तो यह है, लेकिन इसने पूछ रखा है गलत कौन सा है। तो गलत में बच्चों सीसा अपचयित हो रहा है, नहीं भाई, सीसा तो उपचयित हो रहा है। ये रबड़ हट जा भाई। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कार्बन उपचयित हो रही है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो सीसा अपचयित नहीं हो रहा है यहाँ, जो वो तो उत्पाद की तरफ है। तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा गलत हो जाएगा, हमें गलत चूज़ करना है। ए व बी दोनों गलत हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रही, कार्बन उपचयित हो रही है बच्चों। तो मैं फिर कहूँगा चाहे रट लो इन क्वेश्चनों के जवाब, अगर समझ नहीं भी आ रहे हैं मौके पे तो ये 30 से 40 क्वेश्चन आपको 10 से 12 नंबर दिलवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, तो इसका आ जाएगा जवाब ए व बी दोनों असत्य हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बाकी आसान है काफ़ी। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो सैम्पल पेपर में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो भी करवा देता हूँ। तो इसमें बच्चों ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें एल्युमिनियम ने लोहे को हटा दिया और खुद लग गया। तो ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोह, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो बच्चों सीधी सी बात है, जब भी कोई धातु अम्लों के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। हाइड्रोजन गैस का कहीं और ऑप्शन ही नहीं है और आयरन क्लोराइड बनता है। तो समझाने के लिए मैंने नीचे रासायनिक अभिक्रिया भी लिख दी है, भी आयरन क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। चौथा प्रश्न, कोई विलयन, ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया बच्चों। हर एक पार्ट में 3-3 क्वेश्चन ही हैं, तो जैसे 30 या 35 क्वेश्चन है, कर लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा बच्चों। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। देखो बच्चों, लाल लिटमस को नीला करने का मतलब है कि वो विलयन क्षार है। लाल लिटमस को नीला करने का मतलब क्या है कि वो क्या है, क्षार। लाल इंटू नीला, और क्षार का पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा। तो इन 4 ऑप्शंस में देखो 7 से ज़्यादा वाला कौन सा है, एक ये ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी पीएच मान 10 उत्तर आ जाएगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया करता है और एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया करती है। वास्तव में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो चूने के पानी को दूधिया करती है। इस विलयन में क्या होगा, वास्तव में तो एक अम्ल है ये, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अम्लों के साथ क्रिया करता है। तो अम्ल इसमें एक ही ऑप्शन बी HCl, तो ये उत्तर आ जाएगा इसका HCl, ऑप्शन बी। तो
तो बच्चों फिर भी मैं कहूँगा कि बिना ऑप्शन चेंज किए हमारे पास पेपर में यही प्रश्न मिलने वाले हैं, ऐसे प्रश्न तो कर लें बस। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, चाहे रटने पड़ जाएँ भी, इतना देखते भी NaOH, मुझे तो इनका उत्तर भी याद है, भी 16 ml उसका उत्तर आएगा। तो इस प्रश्न में वो कहता है कि NaOH का 10 ml इस्तेमाल होता है HCl के 8 ml से। अगर मैंने क्षार है ये और नीचे वाला अम्ल है, कहता है अगर मैंने क्षार जो है 20 ml ले लिया तो मुझे अम्ल को उदासीन करने की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये दुगना ले लिया तो ये भी तो दुगना हो जाएगा ना, 16 ml 16 मिलीलीटर। तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 16 मिलीलीटर। 4 ऑप्शन है, 16 मिलीलीटर उत्तर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। अपच के उपचार के लिए क्या इस्तेमाल होता है? अपच के उपचार के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों एंटासिड या प्रति अम्ल, जैसे मीठा सोडा हो गया NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इनो। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अपच के उपचार के लिए इस्तेमाल होती हैं। हमारे तेजाब वगैरह बन जाता है कभी। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो बच्चों जो आयोडीन वाला क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर में उससे मिलते जुलते इस पार्ट में एक भी क्वेश्चन 1 नंबर का था नहीं, मैंने खुद बना लिए हैं। ये अभ्यास के क्वेश्चन है। ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। पारा। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम। ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। कॉपर तथा चांदी। ज़्यादातर धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, परंतु कुछ एक आधी धातु ही है जो ऊष्मा की कुचालक है, वो है लेड तथा मरकरी। ये हमारा सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। एक अधातु जो चमकीला होता है, तो आयोडीन ऐसी अधातु है, क्योंकि ज़्यादातर धातुएं तो चमकीली होती हैं परंतु अधातुएं चमकीली नहीं होती। एक अधातु जो द्रव अवस्था में हो, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। चौथा पार्ट आ गया बच्चों। इस पार्ट के भी 8-10 क्वेश्चन वैसे अलग से बना के दे रखे हैं मैंने, लेकिन ये चलो 3 क्वेश्चन कर लो कार्बन पार्ट के। कहता है एथेन के अंदर कितने सहसंयोजी आबंध हैं। एथेन के अंदर कितने सहसंयोजी आबंध है, हम आपको पहले एथेन का सूत्र लिख के दिखाते हैं। इथ का मतलब 2 कार्बन, और साथ में इसके एथेन एन है तो सारे एकल आबंध होंगे। लो जी, अब एकल आबंध गिनने अपने मैं अलग पेन लेके इनके ऊपर निशान लगा देता हूँ। ब्लू ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 याद कर लो बच्चों, समझने से ज़्यादा ज़रूरी है नंबर लेना आज के दिन में हमारे लिए। तो 7 सहसंयोजी आबंध हैं। अगर मैं पूछूं CH4 में कितने सहसंयोजी आबंध हैं, तो 4 हैं बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4। और हाइड्रोकार्बन है, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न देखो बच्चों, साथ साथ एक आधी नॉलेज की चीज़ और मिल जाए तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखें, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन आ गया, इसका मतलब ये कीटोन है। इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन। तो बच्चों 4 ही प्रक्रियात्मक समूह हैं, चारों के नाम याद कर लो तो अच्छी बात है। एल्कोहल है OH, COOH हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, CHO हो गया एल्डिहाइड, और RCOOR जो है हमारा कीटोन। तो जब भी ब्यूटेनोन आ गया, नॉन लिखा हुआ आ गया, तो कीटोन प्रक्रियात्मक समूह बन जाएगा। ये एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये एल्डिहाइड है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाना बनाते समय अगर यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा। मनुष्य में बच्चों रसायन विज्ञान खत्म हो गया, जीव विज्ञान शुरू हो रहा है। मनुष्य में वृक्क किसका भाग है? वृक्क जो है गुर्दा, उत्सर्जन तंत्र का भाग है बच्चों। किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। और फ्लोएम जो होती है वो भोजन, उत्तक जो होती है पौधों में जो भोजन बनता है पत्तों में, उसके वहन के लिए उत्तरदायी है। सिंपल पेपर में इनमें अंतर भी है जाइलम फ्लोएम में, कर लेना। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न सैंपल पेपर में दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो बच्चों पौधों को ये सारी चीज़ें ही चाहिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर। नियंत्रण एवं समन्वय पाठ आ गया।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन बच्चों, ये भी मनुष्य में हार्मोन पाया जाता है, थायरॉक्सिन थायराइड के लिए, और एस्ट्रोजन भी मनुष्य हार्मोन है। साइटोकाइनिन पौधों में पाया जाता है, साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। बच्चों तंत्रिका कोशिका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तंत्रिका कोशिका दिमाग तक सूचनाएं लेके जाने वाली कोशिकाएं, या उत्तक तंत्रिका, उत्तक या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए भी, हृदय के स्पंदन धड़कन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला पाठ आ गया बच्चों जनन। जनन पार्ट से भी एक क्वेश्चन, शायद 7 नंबर का पार्ट है, तो 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आने हैं। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है यीस्ट में। ये हमारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा यीस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो बच्चों अंडाशय भी मादा जनन में पाया जाता है, अंडा जहाँ बनता है, गर्भाशय भी, डिंब वाहिनी भी, लेकिन शुक्र वाहिका नर जनन तंत्र में पाई जाती है। तो शुक्र वाहिका इसका उत्तर आ जाएगा। पराग कोश में क्या होते हैं? पुंकेसर का हिस्सा होता है। पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण, ठीक है, जिनको पहुंचना होता है आगे स्त्री केसर तक। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण बच्चों। अनुवांशिकता पाठ में भी 1-1 नंबर के प्रश्न नहीं बनते, मतलब अभ्यास के नहीं है, तो 2-3 मैंने अपनी तरफ से दे दिए हैं। मेंडल के पहला प्रयोग जो किया था लंबे व बौने पौधों पर में, पहली पीढ़ी पर उसे कैसे पौधे मिले? तो उसे सभी पौधे लंबे मिले, टी। और दूसरी पीढ़ी जब बनाई तो कितने अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे मिले? 3:1 में। 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना। लंबे होना क्या दर्शाता है? प्रभावी लक्षण को। ये हमारा सैंपल पेपर का क्वेश्चन हो गया। गोल हरे व पीले जुरीदार प्रयोग से हम कह सकते हैं कुछ लक्षण क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से वंशानुगात होते हैं। नर में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? XY, और मादा में पाए जाते हैं XX। जब XX से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और XY से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। तो जीव विज्ञान खत्म हो गया बच्चों। अब आ गए अपने प्रकाश पाठ से। ये हमारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बाकी 2-3 क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे लेना, ये तो सैंपल पेपर में है ही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते? तो मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते बच्चों, जल का भी कर सकते हैं, कांच का भी कर सकते हैं। कोई वस्तु अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधे तथा बिंब से पड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए बच्चों? बाकी सभी स्थितियों में अवतल दर्पण हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाता है। सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी है जब यहाँ मैंने दर्शाया है अवतल दर्पण सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वो है F तथा P के बीच। F यानी फोकस दूरी तथा पोल के बीच में। ये बच्चों में थोड़ा अवतल दर्पण में और F और P दिखा देता हूँ। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है। तो जब वस्तु यहाँ पड़ी होती है तो इसका प्रतिबिंब सीधा आभासी, सीधा प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है बच्चों और बड़ा बनता है। तो एक ही स्थिति ऐसी है जिसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो ये थोड़ा सा याद ही कर लो बच्चों। मैं तो समझाने के पक्ष में इस समय हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझाओ तो याद भी हो जाता है आसानी से। किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखोगे? तो जब वस्तु 2F पे पड़ी होती है तो बच्चों वास्तविक बराबर प्रतिबिंब कहाँ ना, उसमें समान साइज का मतलब बराबर प्रतिबिंब। 2F पे पड़ी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 2F पर ही बनता है दूसरी साइड में। तो फोकस से दुगनी दूरी पर ऐसा होता है लेंस के केस में, उत्तल लेंस के केस में। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस क्या होंगे? तो मैंने यहाँ दर्शा दिया है बच्चों, दोनों ही अवतल लेंस व अवतल दर्पण होगा। तो उत्तर ऑप्शन ए, दोनों अवतल। बच्चों ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। हमारी NCERT किताब के भिवानी बोर्ड में ना डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। अगर सीधे ऑप्शन भी याद कर सको तो भी बढ़िया है, ऑप्शन ए आएगा। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आप कहीं खड़े हो जाओ बच्चों, हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। अगला आ गया या तो समतल या उत्तल दर्पण। ये मेरी तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न नंबर 6 कि भाई एक डिक्शनरी पढ़नी है तो आप छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कैसा लेंस
लेना पसंद करोगे तो कम से कम फोकस दूरी वाला और उत्तल लेंस लेना पसंद करेंगे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। एक 50 सेंटीमीटर वाला भी ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस लेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। रट लेना बच्चों, बस एक ही बात कह रहा हूँ मैं तो। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? समंजन क्षमता। बच्चों हमारा जो लेंस है ना आँख का, वो अपने आप फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है, तो उसकी इस क्षमता को कहा गया है समंजन क्षमता। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ बच्चों मानव नेत्र की। एक तो होता है कॉर्निया या स्वच्छमंडल, जहाँ से आँख में प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया लेंस, उत्तल लेंस है। पुतली जो है प्रकाश के नियंत्रण करती है, और पुतली का सिकुड़ना और फैलना परितारिका पर निर्भर करता है। जो लेंस है ना, उत्तल लेंस है, इसको पकड़ के रख रखा है पक्षमापी पेशियों ने, जो इसके जो है वक्रता को घटाती बढ़ाती हैं। और सबसे आखिरी चीज़ है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है आँख के ऊपर, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये 4 बातें दोबारा देखो क्या हैं ये 4 बातें। कॉर्निया स्वच्छमंडल, जहाँ से प्रकाश एंटर किया। पुतली ने प्रकाश का नियंत्रण करना है। परितारिका क्या करती है? पुतली का नियंत्रण करती है, सिकुड़ने और फैलाने का। उत्तल लेंस है आँख में, और पक्षमापी पेशियाँ इस लेंस की पकड़ क्षमता करती हैं। वापस चलो तो क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल या रेटिना, रेटिना कहते हैं बच्चों इंग्लिश में इसे। निकट बिंदु और दूर बिंदु। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दर्शक की अल्पतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसको एक चीज़ और कहते हैं, निकट बिंदु भी कहते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट, निकट बिंदु। दृष्टि दोष सिलेबस में नहीं है बच्चों। और दूर बिंदु जो आँख का है वो होता है अनंत। बाई चांस निकट बिंदु तो पता हो और दूर बिंदु ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी पक्षमापी पेशियाँ, ये हमारे सैंपल पेपर में है। इंद्रधनुष बना प्रकाश का विक्षेपण है के कारण, ये हमारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन है ये वाला भी। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण है। सूरज के रंग का लाल दिखाई देना भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है, यानी कि प्रकाश का वायुमंडल के कणों के ऊपर पड़ के फैल जाना। और लाल रंग सबसे कम फैलता है, नीला रंग सबसे अधिक फैलता है, ये याद रख लेना, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये आ गया विद्युत पाठ के कुछ मुश्किल से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा। ये देखो एक तार r लेंथ की ली, उसको 5 बराबर भागों में काट दिया। तो देखो r/5 उनकी देखो प्रतिरोध r/5 हो जाएगा। फिर उनको पाशर्व क्रम में जोड़ा गया। पाशर्व क्रम में जोड़ा तो उसकी नया प्रतिरोध क्या होगा? तो नया प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध होता है जब पाशर्व क्रम में हो ना, तो 1/r + 1/r ऐसे। तो ये आ गया 25/r। r' नया प्रतिरोध कम हो जाएगा, r/25 हो गया। उसने कहा कि नए प्रतिरोध और पुराने प्रतिरोध का अनुपात पता लगाओ, तो 25 आ जाएगा। रट लेना, याद कर लेना, ऑप्शन चेंज नहीं होगा। ये हमारा सैंपल पेपर में दे रखा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो P VI होता है। ओम का नियम याद कर लो बच्चों, V = IR। तो यहाँ V को IR पुट करोगे ना तो I2R बन जाएगा। तो B ऑप्शन गलत है, गलत ऑप्शन से टिक करना था उन्होंने भी, कौन सा गलत है? I2R तो ठीक है, IR2 गलत है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया गया तब इसका उपभोग शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति का सूत्र होता है P = V²/R। तो हमने पहले बल्ब का प्रतिरोध पता लगाया, तो V²/P हो गया 484 ओम। हल करके नई स्थिति में अब उसको 110 वोल्ट से जोड़ा गया, प्रतिरोध तो उतना ही रहेगा 484, तो शक्ति आ गई बच्चों 25 वाट। 110 × 110/484 करेंगे तो 25 वाट उत्तर आ जाएगा। 2 चालक तारें एक ही समान थी, मतलब कि लंबाई, मोटाई और
पदार्थ भी सेम था, जैसे दोनों अगर तांबे की हैं तो दोनों तांबे की थी। पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर पाशरव क्रम में जोड़ा, तो उनके ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो ऊष्मा होती है I² RT। तो पहले जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो दोनों का प्रतिरोध जुड़ जाएगा, R + R हो जाएगा, 2RT हो जाएगा। जब हम पाशरव क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध आधा रह जाएगा, R और R जब, लेकिन प्रतिरोध के कम होने से करंट 4 गुना हो जाएगा। तो हल करने पर यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर हमें देखना है अनुपात, 2 से 8 कटेगा तो 1:4, ऑप्शन सी। पाठ आ गया ऊर्जा के स्रोत। ये बच्चे 3 ही क्वेश्चन हैं, 2 सैम्पल पेपर में पढ़े हैं, तो इन तीनों में से कोई ना कोई फंसेगा क्वेश्चन ज़रूर। बस बेटे 3 पार्ट रह गए, 15-20 मिनट का काम है। जय बाबे की कर दो, भगवान का मतलब कि मेहनत करो, भगवान का नाम लेके जाओ, बहुत अच्छा पेपर होगा बच्चों। मेरी आखिरी कोशिश है ये आपका अच्छा पेपर करवाने के लिए। ऊर्जा के स्रोत पाठ में गर्म जल करने के लिए कौन सा दिन में गर्म पानी नहीं कर सकते हम सौर ऊर्जा से? तो जिस दिन बादल होंगे, क्योंकि छाया हो जाएगी ना बादलों से। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो बच्चों नाभिकीय ऊर्जा जो है वो किसी जीव से नहीं बनती। गोबर गैस और जो 2-3 ऑप्शन है, मीथेन गैस, कोयला, ये सारे जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। अगले ऑप्शन का भी है तो उत्तर नाभिकीय ऊर्जा ही। कहते हैं सौर ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो भूतापीय ऊर्जा भी सौर ऊर्जा से ही कहीं ना कहीं प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा भी, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा सूरज की ऊर्जा नहीं है। तो दोनों का उत्तर नाभिकीय ऊर्जा ही है। बच्चों पाठ 15 हमारा पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक। तो बच्चों A, C, D तीनों ही जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं? जो ग्लासड़ा दिए जाते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन में सिर्फ प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो जीवाणुओं द्वारा गलाया नहीं जा सकता। तो A, C, D तीनों क्या हैं? जैव निम्नीकरणीय है। अगर वो अजैव निम्नीकरणीय कह देता तो बी ऑप्शन सही होता। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी, मानव। मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तीसरा प्रश्न हमारे सैंपल पेपर में है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र का व्यवहार है? कपड़े का थैला उपयोग करना, जरूरत होने पर ना होने पर पंखा बल्ब बंद कर देना, स्कूल में साइकिल या पैदल जाना। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर आ जाएगा। 16वां पाठ प्राकृतिक संसाधन। फिर मैं बताऊं इसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना, 5 R में पहले R का क्या मतलब है? तो इनकार। पहले R का क्या मतलब है? इनकार। दूसरे R का मतलब कम उपयोग। तीसरे R का मतलब पुनः उपयोग। चौथे पुनः प्रयोजन। और 5वें का मतलब है पुनः चक्रण यानी रिसाइकल। नमामि गंगे जो कार्यक्रम है 2014 में शुरू हुआ, गंगा की सफाई से रिलेटेड। ये हमारे प्री बोर्ड में आया था क्वेश्चन, तो मैंने डाल दिया। कोलीफॉर्म नामक जीवाणु पाया जाता है गंगा के अंदर, प्रदूषण चेक करने के लिए देखते हैं भी कितनी मात्रा में है। और बच्चों इससे अगला प्रश्न आ गया, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? 1970 में रेनी नामक गाँव में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो 1970 में रेनी नामक गांव में। टिहरी बांध कहाँ पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। टिहरी बांध कहाँ बना हुआ है? गंगा नदी पर। तो बच्चों साइंस हरियाणा से जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि 1000 सब्सक्राइब होने पर आपको लाइव आके पढ़ाया जा सके। थैंक यू बच्चों, बहुत शुक्रिया। बहुत सब्सक्राइबर बढ़े हैं इन दिनों में।